सो गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू. चलो यार, अच्छा सी वी हैव ऑलरेडी सॉल्व क्वेश्चन नंबर टिल क्वेश्चन नंबर 21 हमने मिसलेनियस एक्सरसाइज का हमारा सॉल्व कर दिया था. ठीक है, तो आज उससे रिलेटेड थोड़े से 4 क्वेश्चन और बचे हैं, फटाफट से फिनिश करते हैं. 21 डन. 22, 23 एंड 24 ओनली 3 क्वेश्चन एंड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, बस आज इतना ही. ठीक है, फिर ये हमारा चैप्टर अल्टीमेटली फिनिश हो जाएगा. चलो आ जाओ. क्वेश्चन नंबर 22. क्वेश्चन 22 क्या बोल रहा है भाई? फाइंड द फ्यूचर वैल्यू. अपन को कौन सी वैल्यू निकालनी है? फ्यूचर की वैल्यू निकालनी है. मतलब ये क्या हो जाएगा? आफ्टर 2 years. बोलो ना, फ्यूचर वैल्यू निकालने बोला है, मतलब क्या हुआ? अक्यूमुलेटेड अमाउंट आफ्टर 2 years, मतलब 2 साल बाद में जितनी अमाउंट मिलेगी वो पता नहीं. इफ एन अमाउंट of rupees 12,000 is invested at the end of every half year. एक मिनट रुको, पहले क्वेश्चन को थोड़े टुकड़े टुकड़े में पढ़ो. इफ एन अमाउंट, अगर एक अमाउंट 12,000 की वो आप इन्वेस्ट करते हो एट द एंड ऑफ एवरी हाफ ईयर, मतलब जो पीरियड क्या है हमारा, एवरी हाफ ईयर इज योर पीरियड. पीरियड के एंड में करते हो तो कौन सा लगेगा? एन्युटी. गाइस पीरियड के एंड में करते हो, ये हो गया आपका पीरियड. ठीक है, तो एन्युटी क्या है? एन्युटी इमीडिएट है. यहाँ तक क्लियर हो रहा है? और ये 12,000 आप हर जो भी पीरियड है उसके एंड में कर रहे हो, बार बार इन्वेस्ट कर देते हो. ये क्या हो गया आपका? सी हो गया. 12% इज योर रेट ऑफ इंटरेस्ट, कंपाउंडेड हाफ ईयरली कंपाउंड हो रहा है. ठीक है, चलो आ जाओ. ये सारे डेटा लिख लेते हैं हम लोग. सी दे दिया हमें 12,000. क्वेश्चन नंबर 22. गिवन डेटा मेरे साथ साथ लिखेंगे. गिवन डेटा C इज इक्वल टू कितना दिया है? 12,000 है ना. और R कितना दे दिया है आपको? R कितना दे दिया गाइस? 12%. और N कितना दिया है? मैडम ये N समझ में नहीं आया तो ठीक है ना, क्या दिक्कत है? एक बार वापस से क्वेश्चन रीड आउट कर लो. ये दिया ना आपको 2 years, योर N विल बी 2 years. ठीक है, N इक्वल टू 2 years. क्या फाइंड करना है आपको? क्या फाइंड करना है? यहाँ पे लिखोगे अक्यूमुलेटेड. आपको बेहतरीन प्रेजेंटेशन करना है, लिखो अक्यूमुलेटेड अमाउंट that of annuity immediate इक्वल टू क्वेश्चन मार्क. सी क्वेश्चन को बढ़ाना मैथमेटिक्स में बहुत इजी है. मैथमेटिक्स में जो प्रेजेंटेशन करना है बहुत इजी है. आपको सी लिखना है, आप लिखो वहाँ पे जो एन्युटी का अमाउंट है, जो इंस्टॉलमेंट की अमाउंट है. आर लिखो, रेट ऑफ इंटरेस्ट पूरा लिखो इज्जतदारी से, रेट ऑफ इंटरेस्ट. यहाँ पे लिखो नंबर ऑफ ईयर्स. समझ रहे हैं? बढ़ाना बहुत इजी है गाइस. चलो आ जाओ. नाउ कम सॉल्यूशन. क्या बोल रहा है सॉल्यूशन? बस अब तो कर लो खुद से. सिंस यहाँ पे लिखोगे, सिंस इन्वेस्टमेंट, जो इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट की जो अमाउंट है, इन्वेस्टमेंट इज हाफ ईयरली इन्वेस्टमेंट है. यस और नो? हाफ ईयरली इन्वेस्टमेंट है तो आप क्या बोलोगे? इन्वेस्टमेंट अगर हाफ ईयरली है तो आप क्या बोलोगे? आपको याद है मैंने आपको बताया था. जैसे इधर आ जाओ, एक बार वापस से बता देती हूँ. कितना पीरियड है? 2 साल का. मतलब ये एक पीरियड और ये एक पीरियड. ये है फर्स्ट ईयर, ये है सेकेंड ईयर. ठीक है, ये है फर्स्ट ईयर 1 साल, दूसरा साल. ठीक है, अब इस साल में भी हाफ ईयरली इन्वेस्ट करते हो, मतलब टोटल इधर 1 2, यहाँ पे भी 3 4, मतलब हर 6 मंथ्स में. ठीक है, एक साल में 6 मंथ्स आएंगे तो कितना हो गया? टोटल 4 पीरियड्स हो गए. तो अभी आप क्या करोगे पता, मैंने आपको बताया था. क्वार्टरली होगा तो क्या करना है, हाफ ईयरली होगा तो क्या करना है. देखो हाफ ईयरली होगा तो मुझे बताओ ना कितने नंबर ऑफ पीरियड्स हो गए. लॉजिक भी देख लो, कितने नंबर ऑफ पीरियड्स हो गए यहाँ पे. 1 2 3 4
तो एक काम करो ना, n इज इक्वल टू 2 इंटू 2 कर लो, टोटल कितना आ जाएगा, हाफ ईयरली बोल रहा है तो 2 कर दो इंटू, और r कितना हो जाएगा गाइज, रेट कितना हो जाएगा 12% डिवाइडेड बाय 2, दैट इज योर 6%। अरे बाबा, पीरियड जब आपने हाफ ईयर लिया है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी तो आधे साल का लोगे, जब पूरे साल का 12% है तो आधे साल का कितना 6%। समझ में आ रहा है? टेल मी, ये पार्ट, ये कंसेप्ट सभी का क्लियर है? आई होप सो। यस पार्थ, समझ में आया आपको भी? ओके बाकी बच्चे, राधिका, सानिका, वरद, यस ओके चलो, नॉर्मल था, मतलब कुछ ये नहीं था। अच्छा, अगर कभी एग्जाम में ऐसा क्वार्टरली आया तो क्या करोगे? कुछ नहीं, n को इंटू 4 कर देना और r को डिवाइडेड बाय 4 कर देना, ठीक है। हाफ ईयरली तो n इंटू 2 किया, r डिवाइडेड बाय 2 किया, लॉजिक बताया मैंने आपको क्यों कर रहे हैं हम लोग, ठीक है ओके। चलो ये मिटा देती हूँ फिलहाल, इसका कोई यूज़ नहीं है। मैडम ये डायग्राम बनाना, अरे बनाना है बना लो, जितना प्रेजेंटेशन बेहतरीन करना है वो तो आपके हाथ में है ना, बिल्कुल बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, अभी क्या करना है आपको, अक्यूमुलेटेड वैल्यू का फॉर्मूला क्या है, चलो सॉल्व करो, बस वही फॉर्मूला है हमारा रोज का। अक्यूमुलेटेड वैल्यू इज इक्वल टू सी अपॉन आई 1 प्लस आई टू द पावर n माइनस 1, सिंपल। सी कितना है यहाँ पे, सी 12,000। आई कितना है गाइस, आई इज इक्वल टू आर अपॉन 100, आई इज इक्वल टू 6 अपॉन 100, आई इज इक्वल टू 0.06, तो 0.06 ही यूज़ करना, शॉर्टकट मत करना, कई बार मिस्टेक्स हो जाती है। 1 प्लस 0.06 टू द पावर 4 माइनस 1, चलो यार कर लो। अब कुछ शॉर्टकट फटाफट से अप्लाई करो, ये जो नीचे 2 पॉइंट्स है, 2 डेसिमल पॉइंट्स है, वो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, और नीचे 6 बच जाएगा, मतलब उसका डेसिमल हट जाएगा तो ऊपर 2 जीरो चले जाएंगे। ये देखो ना, अरे समझ में आ रहा है ना मैं जो बोल रही हूँ, ये 2 डेसिमल, ये देखो 1 डिजिट 2 डिजिट ये हट गया तो इधर 2 जीरो लगा दिए मैंने, डन एवरीवन। तो ये डेसिमल हमारा कट होके इधर 2 जीरो आ जाएगा, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा 1.06 रेज टू द पावर 4 निकालो, माइनस 1 करो। अब तो मैडम ये तो बहुत इजी है, 6 को डिवाइड, अरे हाँ तो करो ना, 6 टू द 12, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका आंसर, ये कितना आ जाएगा 2 लाख रुपए हो जाएगा, है ना। और इसको भी करो, इसका क्वेश्चन में देखो कहीं पे कुछ दिया है क्या, यस दिया है 1.2625, तो माइनस 1 करोगे तो कितना हो जाएगा 0.2625, डन। अब मल्टीप्लीकेशन कर लो, 2625 इंटू 2 कर लो। अच्छा, आपको कुछ शॉर्टकट चीज़ें तो मैंने बता ही रखी है कि भाई यहाँ पे 4 डेसिमल्स हैं और यहाँ पे 4 जीरो है, तो ये और ये डेसिमल उड़ जाएगा, ठीक है। तो अभी आपको क्या करना है, 2625 को 20 से इंटू करना है, एक जीरो बाद में लगा लेंगे, पहले फटाफट से मल्टीप्लीकेशन कर लो। और ये रहा एक जीरो, तो कितना आ जाएगा आंसर 52,500। सबका आया गाइस, मैं बहुत धीरे धीरे आराम से सॉल्व कर रही हूँ ताकि आपको सॉल्यूशन समझ में आए। आपका आंसर मेक श्योर आप मुझसे पहले सॉल्व करोगे, ठीक है। एकदम फास्ट ट्रैक मोड में सॉल्व करो, गलती होगी तो मेरे साथ तो अभी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ओके। चलो आया आंसर सभी का 52,500, यस। फिर लिखा क्यों नहीं, ओके यार चलो आ जाओ, सी देख लो, ये क्वेश्चन देख लो, इसका प्रेजेंटेशन देख लो, सब कैसे प्रेजेंट करना है, ठीक है। अच्छा लास्ट में क्या लिखोगे आप, लास्ट में क्या लिखोगे, कंक्लूजन, एक हेडिंग डालो कंक्लूजन, और यहाँ पे आप लिखोगे, क्या लिख सकते हो आप, अक्यूमुलेटेड वैल्यू, क्वेश्चन देखो जरा, क्वेश्चन में क्या पूछा है आपको, अक्यूमुलेटेड वैल्यू आफ्टर 2 इयर्स, आफ्टर 2 इयर्स इज 52,500 रुपीज, डन। समझ में आया सभी को, ठीक है
बढ़ू आगे, लेट्स मूव टू आर क्वेश्चन नंबर, ये कौन सा क्वेश्चन था गाइस? क्वेश्चन 22 था, राइट? चलो 23 की तरफ बढ़ते आगे। आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स, कितने साल बाद, वुड एन एन्युटी ड्यू ऑफ ₹3,000 पर एनम अक्यूमुलेटेड ₹19,324.80 एट 20% पर एनम कंपाउंडेड ईयरली। एक मिनट आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स, कितने साल बाद, तो एन क्या है जाएगा क्वेश्चन मार्क। एन्युटी ड्यू बोल रहा है, एन्युटी ड्यू बोला तो सुना सुना लग रहा है। अरे एन्युटी ड्यू इधर वाले साइड वाला फॉर्मूला, जहाँ पे सी के ब्रैकेट में जहाँ जहाँ सी है वहाँ पे ब्रैकेट में 1 + i आ जाता, बस इतना ही डिफरेंस है दोनों में, ठीक है? तो एन्युटी ड्यू ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। वुड एन एन्युटी ड्यू ऑफ ₹3,000 पर एनम, मतलब ये क्या हो गया हमारा सी, अक्यूमुलेटेड रुपीज ये हो जाएगा हमारा ए, ये हो जाएगा आपका आर, और कंपाउंडेड हाफ ईयरली, तो कुछ चिंता वाली बात ही नहीं है गाइस। चलो आ जाओ, मेरे साथ साथ सॉल्व करोगे। जैसे ही लेक्चर्स फिनिश होगा वैसे ही मुझे सॉल्यूशन भेजना है ग्रुप में, ठीक है बेटा? रिकॉर्डेड स्टूडेंट्स आप लोग भी। क्वेश्चन 23, ठीक है? चलो आ जाओ, लिखो वापस से सेम क्राइटेरिया, हमारा गिवन डेटा क्या दिया है, टू फाइंड एंड सॉल्यूशन। आपको क्या क्या चीजें दे दी है यहाँ पे? आपको उन्होंने ए दे दिया है, सिर्फ ए दिया है या ए डैश दिया गई? अक्यूमुलेटेड एन्युटी ड्यू बोला है ना? तो वहाँ पे ए डैश पी डैश ऐसे वर्ड्स है, ठीक है? वहाँ पे सिंबल्स अलग है, तो ए डैश दिया है आपको। कितना दिया है आपको? ए डैश 19,324.80, सी दे दिया है आपको 3,000 रुपीज़, और आपको आर दे दिया है 20%। आपको क्या फाइंड करना है? यू हैव टू फाइंड योर एन, एन इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। चलो आ जाओ, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन हमें तो पता है ए डैश है ना, तो ए डैश का फॉर्मूला क्या है? पहले ए का लिख लो, सी अपॉन आई। कंफ्यूज नहीं होना है तो थोड़ा सा सी, जहाँ जहाँ सी है उससे थोड़ा सा बच के, थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करके रखना। बोलो मैडम, यहाँ पे -1 पहले आएगा। अरे वो प्रेजेंट वैल्यू में आता है, अक्यूमुलेटेड वैल्यू में नहीं है, सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट वैल्यू में वो वाला पार्ट है। याद आ रहा है एवरीवन? फॉर्मूलेज में कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हो गाइस? फॉर्मूलेज में कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा है ना? यस और नो? वो पीवी में आता है, प्रेजेंट वैल्यू जब निकाला ना आपने, पी निकाला ना, तो वहां पे वो जो 1 है वो इधर चला जाता है, ठीक है? अक्यूमुलेटेड वैल्यू एज इट इज रहेगा, ठीक है? ओके चलो आ जाओ। अच्छा ये जो सी है यहाँ पे, क्योंकि ये ए डैश है, एन्युटी ड्यू है, मतलब अक्यूमुलेटेड अमाउंट ऑफ एन्युटी ड्यू है, तो यहाँ पे क्या जाएगा? 1 + i, ठीक है? चलो आ जाओ, सॉल्व करो फटाफट से। 19,324.80 इज इक्वल टू 3,000। अच्छा आई कितना हो जाएगा यहाँ पे? लिखो यहाँ पे ब्रैकेट में, सिंस आर इज इक्वल टू 20%, वी नो, क्या पता है हमें? आई इज इक्वल टू आर अपॉन 100, आई इज इक्वल टू 20/100, कितना आ गया ये? 0.2। आई के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं रहे भाई, ठीक है? चलो आ जाओ, 1 + 0.2, 1 + 0.2, और n कितना दे दिया है आपको? n तो निकालना है मैडम, ठीक है ना? कोई दिक्कत नहीं है, आ जाओ। एक काम करो, ये पॉइंट को यहाँ से हटाओ, यहाँ पे एक 0 लगाओ, ये कितना हो जाएगा? ये आपका 19,324.80 इज इक्वल टू 30,000 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1.2, ठीक है? चलो इसको सॉल्व करो, इसको फटाफट से सॉल्व करो। कलर चेंज करती हूँ मैं आपके लिए, 1 आ जाएगा है ना?
अंकित हम लोग ने क्वेश्चन करेक्टली किया है ना? क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं ना? पर आनम तो दिया था, कोई दिक्कत नहीं है। 30,000 पर आनम, ओके ठीक है। हाफ ईयरली किधर बोला है? वी हैव मॉडिफाइड द क्वेश्चन फ्रॉम, अच्छा गाइस सॉल्यूशन मैच करने के लिए हमने क्वेश्चन चेंज किया है, ठीक है। नोट यहाँ लिखा है, डोंट वरी, ठीक है। मैं आपको ये क्वेश्चन पूरा देने वाली हूँ, अपना नोट अच्छा है ना? आप वो तरह से सॉल्व करो, बट आंसर मैच नहीं होगा। आपके जो एक्सरसाइज का जो आंसर है वो मैच नहीं होगा, ठीक है। उसके लिए आपको हाफ ईयर एनुअली करना पड़ेगा। ओके ये कितना आ जाएगा हमारा? 30,000 डिवाइडेड बाई 2, ये हो जाएगा हमारा 15,000, ठीक है। 15,000 इंटू 1.2 कितना आता है? इंटू 1.2 विल बी योर 18,000, ठीक है। अब यहाँ पे है आया आपका 1.2 टू द पावर n माइनस 1, यहाँ पे है आपका 19,324.80। अब एक काम करो ना, इसको इधर लेके चले जाओ ना जल्दी से। 19,324.80 अपॉन 18,000 इज इक्वल टू 1.2 is equal to 1.2 टू द पावर n, और ये जो -1 है ये मैं यहाँ पे डायरेक्टली भेज रही हूँ +1, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन करो फटाफट से, इसको सॉल्व करो। कितना आ रहा है? मैम इसका शॉर्टकट गाइस, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है, वापस से बोल रही हूँ मैं। ये ऊपर पॉइंट हटेगा तो नीचे 2 0 आ जाएगा, कोई शॉर्टकट नहीं है। चलो करो सॉल्यूशन। 19,324.80 कितना ला के इधर, और तेरी 18 लाख, ठीक है ना? चलो करो, 1 से ही कर दो। अगर आप इसका सॉल्यूशन करोगे, पहले इसको डिवाइड करो, इसका आंसर कितना आ रहा है वो बताओ। चलो मैं आपको बता देती हूँ, 1.073, 2 डिजिट्स भी किया, मोर देन सफिशिएंट, चिंता ना करो। +1 करोगे आप 2.073, ठीक है। और यहाँ पे कितना है? 1.2 टू द पावर n, ये क्या आ जाएगा आपका? 1.2 टू द पावर n। क्वेश्चन देखने का, ये देखो 2.073 दिया है क्वेश्चन में, मतलब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1.2 का रेज टू द पावर 4 लिख सकते हैं, ठीक है। बस ये डिवीजन पार्ट शांति से सॉल्व करना, ऑलराइट, आ जाएगा, बहुत सिंपल है, मतलब इतना कुछ नहीं। प्रॉपर्ली आपको शिद्दत से ना मल्टीप्लिकेशन, एक एक को मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, ठीक है। ओके नाउ अभी आप कैसे लिखोगे आंसर? आंसर कैसे लिखोगे गाइस? इसकी जगह तो यहाँ पे लिखो ना, उनको बताओ तो सही कि आप, हमें पता है गिवन दिया है क्वेश्चन में कि 1.2 टू द पावर क्या दिया है? 4 इज इक्वल टू 2.0736। तो हम इसके जगह 1.2 टू द पावर 4 लिख दे, 1.2 टू द पावर n लिख दे, फिर से यहाँ पे लिखो सिंस बेस इज सेम, बेस सेम है, मतलब अरे गाइज ये 1.2, देखो इधर वन 1.2 और यहाँ पे 1.2, दोनों साइड में बेस सेम है क्या? बेस सेम है तो n कितना हो जाएगा आंसर? देयरफॉर n इज इक्वल टू 4। डन, ठीक है। यहाँ पे लिखोगे, क्या लिखोगे? देयरफॉर एन एन्युटी ड्यू इज अक्यूमुलेटेड, एन्युटी जो ड्यू है वो उसको हम लोग अक्यूमुलेटेड कर रहे हैं फॉर n ईयर, फॉर 4 years,
फॉर 4 years। डन एवरीवन, चेक कर लो एक बार। आपको कोई भी प्रेजेंटेशन या किसी भी चीज़ में डाउट प्रॉब्लम आ रहा है तो एक बार पूछ लो बेटा। पूरा सॉल्यूशन मैंने आपके स्क्रीन के सामने रख दिया। यस, ग्रेट, समझ में आया एवरीवन? ठीक, जो चीज़ों को टाइम लगना है उसको लगना है, ठीक है। बस उसको साइड में एक राइट साइड में एक कॉलम करो और वो जो बड़ा सा एक डिवीजन है उसको करो शांति से, ठीक है। बोलो एवरीवन, कंसेप्ट समझा? वो डिवीजन पार्ट तो खुद से कर लेंगे ना, है ना। बढ़े आगे, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द चैप्टर, और बस फिर हमारे कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बचे इन द एंड, ठीक है। चलो यार आ जाओ, फटाफट से आ जाओ। मार्क दिस क्वेश्चन एज इम्पॉर्टेंट मार्क कर लो एक बार। तो एक जो क्वेश्चन मैंने आपको इम्पोर्टेंट दिया मेरे एंड से, दिस आई वॉन्ट यू कि भाई आप बच्चे एग्जाम के दिन में ये क्वेश्चन रिवाइज करो। इसके अलावा अगर आपसे कुछ भी मिस्टेक्स हो रही होगी, ठीक है, कुछ चीज़ें ऐसी होगी कि भाई पार्थ बोलेगा मैडम मेरे को तो ये पार्ट नहीं समझता, तो मैं बोलूँगी बेटा वो पार्ट आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, समझ रहे हो, आप उसको इम्पॉर्टेंट मार्क करो, बिकॉज वो आपके लिए दिक्कत आ रहा है। और नंबर ऑफ टाइम जब आप उसको एक बार 2 बार प्रैक्टिस कर लिया ना, वो आप उसको हटा दोगे। पेंसिल से करना, और पेंसिल आप खुद रब कर दोगे, ठीक है। अभी से पेन से मत करना, बिकॉज अभी ऐसा होगा कि फर्स्ट रीडिंग में कुछ चीज़ें बहुत टफ लगेगी, तो आपने सब में इंपॉर्टेंट लिख दिया। जब आप सेकेंड रीडिंग करोगे, जब अपनी क्लासेस की टेस्ट होगी, ठीक है, आपके कॉलेज की यूनिट टेस्ट होगी, फिर आपका ऐसा हो जाएगा यार ये तो पार्ट तो हो गया, ये तो अभी ईजी है, क्यों मैंने इसको टफ लिखा पता नहीं, तो आप उसको रब कर देना, रब कर दो। जो आपको सेकेंड रिवीजन में लगता है गई अब तो ये बहुत ईजी हो गया मैडम, अब इसमें मुझे कोई डाउट नहीं, रब करते चलो। एट द एंड, लास्ट मोमेंट पे सिर्फ एकदम क्रक्स होना चाहिए, और वो तुम्हारे हिसाब से होना चाहिए कि क्या इंपॉर्टेंट है और क्या अब तुम्हें फाइनली क्या पार्ट मुझे एग्जाम में देख कर जाना है, ठीक है। डन। ये कुछ टिप्स टेक्निक्स रखो, बिकॉज मैथमेटिक्स में सारे क्वेश्चन रिविजन करना पॉसिबल नहीं है। एग्जाम के एक दिन पहले आपको लगता है आप दोनों बुक एक एक्सरसाइज के क्वेश्चन, एक मिसलेनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चन आप सॉल्व करके जा सकते हो, नॉट पॉसिबल, ठीक है। चलो आ जाओ यार। तो क्वेश्चन 24 आप मेरे साइड से इंपॉर्टेंट लिखो। सम मशीनरी इज एक्सपेक्टेड, कुछ मशीनरी इज एक्सपेक्टेड टू कॉस्ट 25% मोर ओवर इट्स प्रेजेंट कॉस्ट 6,96,000 आफ्टर 20 years, and the scrap value of the machine will realize rupees 1,50,000, ठीक है। what amount should be set aside at the end of every year at 5% per annum compound interest for 20 years to replace the machinery, ठीक है। अब देखो टेक्स्ट बुक में सॉल्यूशन ये है, लेकिन हमारा ये आ रहा है, वो सारी चीज़ें मैंने आपको दी है, चिंता ना करो, ठीक है। चलो आ जाओ सॉल्व करते हैं एक बार। Question number 24. How many you have tried question number 24? कितने बच्चों ने ट्राई किया बताओ, ऑनेस्टली बताओ। आई मीन नहीं किया तो ठीक है, बुरा लगेगा बट ठीक है। बोलो किया है, वेरी गुड। चलो आ जाओ यार। कुछ मशीनरी ऐसी है विच सम मशीनरी इज एक्सपेक्टेड टू कॉस्ट, ठीक है, मतलब कुछ मतलब उसकी फ्यूचर की जो कॉस्ट है वो इतनी होने वाली है, ऐसा बोल रहा है वो। एक्सपेक्टेड टू कॉस्ट 25% मोर ओवर इट्स प्रेजेंट कॉस्ट ऑफ ₹6,96,000। एक्सपेक्टेड जो कॉस्ट है वो 25% ज़्यादा है प्रेजेंट कॉस्ट के, पहले इतना लिख लो। गिवन क्या क्या गिवन दिया भाई, गिवन है कि जो एक्सपेक्टेड कॉस्ट है, एक्सपेक्टेड कॉस्ट इज इक्वल टू 25%, और ऐसा नहीं लिख सकते, आप लिखोगे प्रेजेंट कॉस्ट प्लस 25%, मतलब प्रेजेंट कॉस्ट का 25% ज़्यादा है, ठीक है। ओके चलो आ जाओ क्वेश्चन में, आ जाओ वापस से। मोर ओवर दिस प्रेजेंट कॉस्ट,
ऑफ रुपीज 6,96,000। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपकी आज की कॉस्ट हो गई 6,96,000 आफ्टर 20 ईयर्स। ओके, प्रेजेंट कॉस्ट ऑफ रुपीज, मतलब ये समझ में आ रहा है कि आपको प्रेजेंट कॉस्ट दे दी है, आपको क्या दे दिया है, आपको प्रेजेंट कॉस्ट दे दिया है 6,96,000। ये पार्ट क्लियर हो रहा है क्या? टाइम दे दिया आपको 20 साल का टाइम पीरियड है। स्क्रैप वैल्यू दे दिया उन्होंने आपको मशीन की 1.5 लाख रुपए है। ठीक है, पहले इतने डेटा लिख लो, बाकी का बाद में पड़ता है। 6,96,000 और 20 ईयर्स, ये है हमारी, रेड कलर से लिखता है ना, प्रेजेंट कॉस्ट इज इक्वल टू 6,96,000 एन इज इक्वल टू 20 ईयर्स। ठीक है, ये लो। और एक और चीज़ दिया ना उन्होंने आपको, स्क्रैप वैल्यू दिया है, तो एक काम करो ना, फाइंड को लिख लो यहाँ पे, स्क्रैप वैल्यू इज इक्वल टू 1,50,000 रुपीज। डन। डन, जितना बोला उतना लिख लिया हमने। What amount should be set aside at the end of every year? हर साल के एंड में, हर साल के एंड में मतलब एन्युटी इमीडिएट है क्या, समझ रहे हो? एन्युटी इमीडिएट है, ये बात तो कंफर्म होगी। और हर साल क्या होता है? सी क्वेश्चन मार्क है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दे दिया आपको? 5% दे दिया है पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 20 ईयर्स टू रिप्लेस द मशीनरी। ओके, डन। आर कितना दे दिया है आपको? आर दे दिया है उन्होंने 5%, और क्या दिया है उन्होंने? बस ना, यस। फाइंड करना है हमें, तो लिख लो टू फाइंड सी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब आपको लिखना है, यहाँ पे लिख लो सी किसका? एन्युटी इमीडिएट का, एन्युटी इमीडिएट का क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो सॉल्यूशन फटाफट से सॉल्यूशन निकाल लो। बोलो कैसे सॉल्व करोगे? स्क्रैप वैल्यू बताती हूँ सारी चीज़ें बताती हूँ कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन का पहले ना एक बार डेटा देखो अच्छे से कि क्या दिया है उन्होंने यहाँ पर। उन्होंने हमें दिया है एक्सपेक्टेड कॉस्ट इतनी होगी 20 साल बाद की। प्रेजेंट कॉस्ट का 25% ऐड करोगे तो तुम्हारी एक्सपेक्टेड। गाइस इतना समझ में आ रहा है तो पहले वो निकाल लेते हैं ना, बाकी का बाद में सोचेंगे। ठीक है, पहले तो मुझे ये समझ में आ रहा है, जितना समझ में आ रहा है मुझे भी नहीं पता, तो आ जाओ, मुझे जितना समझ में आ रहा है पहले उतना कर लेते हैं, मतलब हमें जितना समझ में आ रहा है उतना कर लेते हैं। एक्सपेक्टेड कॉस्ट है प्रेजेंट कॉस्ट प्लस 25%। प्रेजेंट कॉस्ट कितनी दे दी गई? 6,96,000। इनका 25% कर लो, 25 अपॉन 100। किसका करोगे? अरे इसी का ही करोगे ना, 6,96,000 का। यस सर नो? चलो आ जाओ, सॉल्व करो फटाफट से करके बताइए। 696। अब देखो मैं यहाँ पे बताती हूँ आपको, आई वॉन्टेड 10। यहाँ पे एक ऐसा रफ कैलकुलेशन होगा ना तो मस्त हो जाएगा। ठीक है, 6,960, ज़ीरो हटा दो, अननेसेसरी ज़ीरो क्यों, लास्ट में ज़ीरो डाल देना, भूलना मत, इंटू 25। ये करो, कितना आंसर आ रहा है ये बताओ मुझे। तो यहाँ पे लिखेंगे और यहाँ पे एक ज़ीरो लगा देंगे हम बस, और ये प्लस। चलो बताओ जल्दी से बताओ, अरे बोलो जल्दी। बताती हूँ, रुको ना, जितना समझ आओ उतना तो सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसका करो मल्टीप्लिकेशन करो, 6,96,000 इंटू 25 करो एवरीवन। क्या करते हो यार, चलो करो। 5 6 33 45। कितना आ रहा है? व्हाट्स योर सोल्यूशन?
अरे 17,400 आ रहा है क्या एवरीवन? आया? ओके। और एक ज़ीरो लगाना मत भूलना, ये देखो ये इधर एक ज़ीरो बैठा है, ठीक है। हाँ, तो आ जाएगा आपका 1,74,000, 1 2 3, ठीक है। चलो अब इन दोनों को ऐड भी कर लो यार, 6,96,000 प्लस 1,74,000 ऐड करो, बताओ मुझे कितना आ रहा है वैल्यू, जल्दी जल्दी से यार, अननेसेसरी क्वेश्चन को बड़ा मत बनाओ। कितना आ रहा है? 8,70,000 आ रहा है क्या? यस। तो आपकी वैल्यू कितना हो जाएगा? एक्सपेक्टेड कॉस्ट कितनी हो गई? 8,76,000 हो गई। समझ में आ रहा है? 8,70,000 आपकी एक्सपेक्टेड कॉस्ट हो गई, मतलब 20 साल बाद में एक्सपेक्टेड कॉस्ट आफ्टर 20 ईयर्स, 20 साल बाद में एक्सपेक्टेड कॉस्ट कितनी हो गई? आपको 8,70,000 हो गई, ठीक है। अब क्वेश्चन पढ़ो। लेकिन 20 साल बाद की स्क्रैप वैल्यू दी है, मतलब स्क्रैप वैल्यू मतलब जब वो मशीन भंगार हो जाएगी तब हम उसको बेच देंगे ना, तो उसको बेचने की जो वैल्यू है वो आएगी 1.5 लाख रुपए। मतलब 20 साल बाद की वैल्यू है ये, यस और नो? अरे मशीन भंगार कब होगी? मशीन भंगार कब होगी? बोलो। ऑब्वियसली पूरा जो उसका लाइफ टाइम है 20 साल, 20 साल के बाद ही होगी। तो भंगार होने के बाद की, मतलब जो स्क्रैप वैल्यू बोलो, सैल्वेज वैल्यू बोलो, ठीक है, ये सारे वर्ड्स एक ही है, ओके। या सेल वैल्यू बोलो, तब जब आपने रीसेल किया है, ठीक है। तो 20 साल के बाद की होगी। यहाँ तक कंसेप्ट समझ में आ रहा है? ये जो स्क्रैप वैल्यू दिया है ये 20 साल बाद का होगा। तो मुझे एक बात बताओ ना यार, मतलब 8,70,000 रुपये तुम्हारी खर्चा आएगा और 1.5 लाख रुपए तुमको मिल जाएंगे। अरे यस और नो, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? क्वेश्चन पढ़ो, आ जाओ इधर। कोई अब आप क्या कर रहे हो यहाँ पे इस क्वेश्चन में, मैं आपको बता दूँ। अच्छा सुनो यार, उससे पहले तो लेट मी टेल यू वन कंसेप्ट, लेट मी टेल यू वन कंसेप्ट। एक मिनट, अपन ने नोट्स में लिया है क्या वो चेक करने दो मुझे फटाफट से। एक सिंकिंग फंड का कंसेप्ट है जो मैं अभी तक आपको नहीं बता रही थी, इस पार्ट में वो बताना ज़रूरी है तो आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा या नहीं है। सिंकिंग फंड, सिंकिंग फंड, सिंकिंग फंड, बेटा 2 मिनट रुको यार, नहीं दिया तो मैं आपको दे दूंगी ये वाला पार्ट, ठीक है। थिंकिंग फंड एटलीस्ट आपको थोड़ा सा नॉलेज होना ज़रूरी है। ये रहा, हाँ है ना, ये रहा है, यहाँ पे आ जाओ। अ सिंकिंग फंड ये एक ऐसा फंड है जो एस्टैब्लिश है बाय द फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन बाय सेटिंग असाइड रेवेन्यू ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। रहने दो, मत पढ़ो, ये इतना टेक्निकल लैंग्वेज की ज़रूरत ही नहीं है आपको, मैं आपको शॉर्ट में बता के देती हूँ। मैं आपको शॉर्ट में बताती हूँ, जो भी अभी तक हमने पढ़ा है ना वही है सिंकिंग फंड, और कुछ नया नहीं है, ठीक है। भाई सिंकिंग फंड क्या होता है पता है क्या? अगर आपको कुछ असेट खरीदना है, मशीनरी वगैरह कुछ खरीदनी होती है, ठीक है, तो नॉर्मली ऐसा एक कंसेप्ट होता है। एक मिनट, कुछ बोल रहे हो क्या आप लोग? नहीं ना? आ जाओ, यहाँ पे बताती हूँ मैं आपको, ठीक है। सिंकिंग फंड क्या होता है, लिख लो साथ साथ में मेरे, एवरीवन राइट विथ मी, लिख लो साथ में। सिंकिंग फंड, इजी लैंग्वेज में बता रही हूँ, नोट्स में तो है बट ये उससे भी इजी है। सिंकिंग फंड गाइस कैसा है? अभी देखो, मुझे पता है कि मुझे एक मशीन खरीदनी है। मुझे क्या खरीदा है, या फिर मशीन बोल दो या कोई असेट बोल दो, कोई असेट खरीदा है। नाउ आई एम टेकिंग एग्जांपल कि भाई मेरे को एक मशीन खरीदनी है, M/C शॉर्टकट लिखा मैंने, ठीक है। मशीनरी खरीदनी है, ओके। अगर आपको मशीनरी खरीदनी है, ठीक है, तो ऑब्वियसली आपको एक आपको पता है कि आपको मशीन खरीदनी है 20 साल बाद में, और उसकी वैल्यू आती है कुछ 10 लाख रुपए। तो आप अभी से एक स्पेसिफिक सम, एक छोटा छोटा अमाउंट आप हर साल उसमें जमा करोगे, और 20 साल बाद में मशीन खरीद लोगे। पता है ये जो फंड है ना, जब आप जमा करते हो एक बॉक्स में, मतलब ठीक है, कोई बैंक अकाउंट में आप जमा कर रहे हो, तो दिस फंड इज नोन एज जो सिंकिंग फंड। सिंपल, एक पर्टिकुलर असेट के लिए कुछ भी चीज़ अगर आपको खरीदनी है, तो अगर आपने कोई फंड जमा किया है, ठीक है, एक रेगुलर इंटरवल पे
रेगुलर इंटरवल, रेगुलर रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब देखो मुझे ऑब्वियसली पर्टिकुलर टाइम पीरियड है आपका, 20 सालों तक आप जमा कर रहे हो, मान लो आपको कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है, मान लो आपको 5% मिल रहा है, तो पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे जो चीज़ें मिल रही है वो है आपका सिंकिंग फंड। ठीक है, डन, बस और कुछ भी नहीं है, और कुछ भी नहीं। और आपको पता है कि यहाँ पे एक फॉर्मूला है, सिंकिंग फंड कैसे क्रिएट करते हैं पता है क्या, C/I 1 + I to the power n-1। अब गाइस मुझे एक बात बताओ, क्या ये फॉर्मूला मुझे बुक में देने की ज़रूरत थी? नहीं, इट्स सिमिलर टू योर अक्यूमुलेटेड अमाउंट ओनली यार। तो इसलिए मैं हमेशा बोलती थी सिंकिंग फंड है, जाने दो वो बात हटाओ, पहले माइंड में सिर्फ इतना रखो कि फंड क्या होता है। फंड मतलब कुछ अब एक जमा करो, आपको कुछ सामान चाहिए, ठीक है, डन। तो ये फॉर्मूला इग्नोर करो, आपको ऑलरेडी आता है, अननेसेसरी एक्स्ट्रा चीज़ें मत करो, मैं आपको बता के देती हूँ कैसे आती है चीज़ें, ठीक है। कंसेप्ट समझाओ, एवरी वन ऑफ यू टेल मी, सिंकिंग फंड क्या होता है, समझ में आया क्या? आपने एक ऐसा फंड क्रिएट किया है जो आपको, मान लो आपके सिस्टर की शादी है, ठीक है, 5 साल बाद में दीदी का शादी है, तो आपको क्या करोगे, आप ऑब्वियसली फंड क्रिएट करोगे। डैडी हर महीने कुछ सालों तक, 5 सालों तक कुछ एक पैसा उसमें जमा करेंगे, तो उनको कुछ इंटरेस्ट मिलेगा, दिस इज नोन एज अ सिंकिंग फंड, सिंपल। उसमें क्या नया था, ठीक है, वो भी एक अक्यूमुलेटेड ही अमाउंट है ना, कंसेप्ट तो वही है, अक्यूमुलेटेड अमाउंट एट द एंड ऑफ 5 years। तो सिंकिंग फंड का नया फॉर्मूला याद करने की क्या जरूरत है, अक्यूमुलेटेड अमाउंट ही है वो, ठीक है, कुछ नया नहीं है। ओके चलो यार, अगर ये समझ में आ गया है तो आ जाओ हमारे क्वेश्चन में। अब मुझे एक बात बताओ ना यार, 20 साल बाद में मेरे को इतना खर्चा आने वाला है, लेकिन 20 साल बाद में ना मेरे को 1.5 लाख रुपए मिलने भी वाले हैं। मतलब मान लो मैंने नई मशीन खरीद ली, ठीक है, तो मेरे को ना मशीन जो मैंने खरीदना है, मैंने को 8,70,000 रुपए का कॉस्ट पड़ना है, और ये मशीन कितने कब की है, 20 साल बाद की, 20 साल बाद इतने का कॉस्ट है। अब उस टाइम पे अगर मैंने मशीन को बेचा ना तो मेरे को 1.5 लाख रुपए मिलने वाला है, स्क्रैप वैल्यू जो है मशीन की वो 1.5 लाख है। तो मुझे अल्टीमेटली कितने अमाउंट का पैसा जमा करना है, 8,70,000 रुपये तो मेरी कॉस्ट हो गई है मैडम। हाँ जी, तो लिखो यहाँ पे, चलो लिखो एवरीवन, आप कितने अमाउंट का सिंकिंग फंड क्रिएट करोगे? सिंकिंग फंड, स्पेलिंग गलत हो गई, 2 सेकेंड, सिंकिंग फंड टू बी क्रिएटेड, सिंकिंग फंड टू बी क्रिएटेड, कितना अमाउंट का आप सिंकिंग फंड क्रिएट करोगे गाइस, बोलो। एक्सपेक्टेड कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू, अरे इतना तो मिलने ही वाला है ना मुझे, 8,70,000 रुपये लगना है कॉस्ट, लेकिन मुझे 1.5 लाख रुपए मिलने वाला है, तो मैं इसको माइनस कर देती हूँ। तो मुझे अल्टीमेटली कितने का फंड क्रिएट करना है, 7,20,000 का मुझे फंड क्रिएट करना है। तो ये जो फंड क्रिएट करना है, दिस इज माई, दैट इज माई अक्यूमुलेटेड वैल्यू, अक्यूमुलेट करना है मुझे ये वैल्यू, accumulated value is equal to 7,20,000, टेल मी, या फिर सिंकिंग फंड इज इक्वल टू 7,20,000। चलो बोलो, समझ में आया आपको? फाइनल आंसर, वेरी गुड। ये समझ में आया आपको? सिंकिंग अक्यूमुलेटेड अमाउंट है 7,20,000 की, बोलो एवरीवन, समझ में आया क्या? बढ़ू आगे, ये थोड़ा सा क्वेश्चन था टेक्निकल, बाकी इसमें कुछ भी नहीं है। सिंकिंग फंड जिधर भी आना, कभी को एग्जाम में कंफ्यूज होना ही नहीं, ठीक है, डन एवरी वन ऑफ यू। यस बेटा बोलो, फटाफट से बोलो, समझ में आया क्या? अरे मुझे कितने का फंड क्रिएट करना है, 8,70,000 तो मुझे देना है, लेकिन मेरे को 1.5 लाख मिलने भी तो वाले हैं, माइनस करो, 7,20,000 का फंड क्रिएट करो। एवरीवन समझ में आया? बहुत सिंपल सा लॉजिक है, यस और नो? ठीक है, तो अब क्या बाकी है? अब कुछ भी नहीं बाकी है। ए मिल गया है तुमको, तुम्हारा लो ऐश करो। एन्युटी इमीडिएट है, अरे फिर तो कोई चिंता वाली बात ही नहीं है। सो
देयरफॉर या लिखो सिंस a इज इक्वल टू सी अपॉन आई 1 प्लस आई टू द पावर n माइनस 1। ठीक है, तो a कितना दे दिया है आपको, दे दिया है 7,20,000। सी कितना दे दिया है आपको, सी 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 क्यों नहीं दिख रहा है, सी तो निकलना ही है। आई कितना दिया है, आई नहीं पता, लिखो यहाँ पे सिंस आर इज इक्वल टू 5%, आई इज इक्वल टू आर अपॉन 100, तो ये कितना हो जाएगा, आई कितना हो जाएगा 0.05। लिखो सी अपॉन 0.05, 1 प्लस 0.05 पावर एन, एन कितना दिया है, नंबर ऑफ ईयर्स 20 दिया है ना, 20 माइनस 1, सिंपल। अब इसको सॉल्व कर लो यार, नंबर ऑफ टाइम्स वी हैव सॉल्व्ड इट। ठीक है, बहुत नंबर ऑफ टाइम्स हमने यही क्वेश्चन को सॉल्व किया है। 7,20,000, ये 0.05 इधर आ जाएगा, तो आपको पता है वो 2 डेसिमल और 2 जीरो काटते हैं, काटो जल्दी जल्दी से। क्या काटना है मैडम, ये देखो बच्चे, ये 2 डेसिमल, ये 2 जीरो कटे, कितना हुआ आंसर बोलो, 7,200 इंटू 5 कर लो। ठीक है, वो 5 करके बताओ मुझे आप। और यहाँ पे c है, जब तक मैं यहाँ पे ये वैल्यू लिखती हूँ, 1.05 टू द पावर 20 की वैल्यू कितनी है, 2.653। 2.653 माइनस 1 कितना हो जाएगा गाइस, 1.653। मैं शॉर्टकट कर रही हूँ, आपने प्रॉपर लिखना 2.653 माइनस 1। ठीक है, ओके, तो और ये कितना हो जाएगा बोलो ना, $36,000 आएगा। 36,000 को बस डिवाइड कर लो यार 1.653 से, दिस विल बी योर आंसर। और आपका जो आंसर आएगा, देयरफॉर C इज इक्वल टू योर 2175.2.27। ठीक है, समझ में आया क्वेश्चन विथ आंसर। ये देखो पूरा इसका सॉल्यूशन देख लो। समझ में आया, यस? अरे बोलो, क्या कर रहे हो? फाइनल आंसर यस, एब्सोल्युटली करेक्ट राधिका, करेक्ट आंसर। ठीक है, बढ़ू आगे। पार्थ किधर है? पार्थ को बहुत मैथमेटिक्स से डर लगता है हमारे। पार्थ समझ में आया क्या बेटा? सत्यम, बॉयज बोलो, वरद, देवेन, अहद, और कौन है, महेश। समझ में आया पक्का से? लॉजिकल कंसेप्ट बस यहाँ पे एक ही एक ट्रिकी पॉइंट है कि उन्होंने हमको एक्सपेक्टेड कॉस्ट तो दे दी, 25% ऐड करो, ठीक है, स्क्रैप वैल्यू दी, माइनस कर, इतने का फंड क्रिएट कर, बस खत्म, बाकी सब तुम्हारा पुराना जैसा ही रामायण है। ठीक है, तो इतना एक पार्ट लिख के रखो, इतना पार्ट एग्जाम में इंपॉर्टेंट है। हाँ ठीक है, चलेगा, एक बार शांति से देखना तो समझ में आ जाएगा। देखो वापस मैं बता दूं क्या, देखो एक्सपेक्टेड कॉस्ट कितनी दे दी है, प्रेजेंट कॉस्ट प्लस 25%, प्रेजेंट कॉस्ट दे दिया आपको 6,96,000, 20 ईयर्स, स्क्रैप वैल्यू दे दिया, ठीक है। एक्सपेक्टेड कॉस्ट तो आपने निकाल ली, 6 लाख का 25% ऐड किया, आपका हो गया 8,70,000। यहाँ तक तो कोई डाउट ही नहीं। कितने का फंड क्रिएट करना है बॉस, तेरे को बेचने के बाद 1.5 लाख रुपया मिलने वाला है ना, मिलने ही वाला है ना, तो 8,70,000 में से जब 1.5 लाख मिलने वाला है तो 7,20,000 का फंड क्रिएट करना है। तो ये हो गई अक्यूमुलेटेड वैल्यू, बाकी पूरी इंफॉर्मेशन दी है, ए दिया है, आर दिया है, आई दिया है, रेट ऑफ द इंटरेस्ट दिया है, सी निकालना है, वो तो हमारा पहले का ही काम था अभी तक। समझ में आया एवरीवन? यस, ओके, तो चलो यार फटाफट से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निपटाते हैं एंड फिर हमारा ये जो चैप्टर है फिनिश हो जाएगा। आ जाओ, सॉल्यूशन दिया है एंड में, चिंता ना करो, ठीक है। बोलो फर्स्ट आंसर, अब आपको आंसर देना। अ कॉन्ट्रैक्ट दैट प्लेजेस द पेमेंट ऑफ एन अग्रीड अमाउंट
एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो प्लेज करता है, जो देता है, क्या देता है, पेमेंट देता है आपको एक अग्रीड अमाउंट का। अग्रीड अमाउंट का क्या देता है आपको, पेमेंट, मतलब एक फिक्स अमाउंट वो आपको देने वाला टू द पर्सन, या तुम या तुम्हारे मॉम डैड जिसका भी तुमने नॉमिनी किया है। नॉमिनी कौन होता है, अगर हम नहीं रहे तो मेरे मॉम डैड को या मेरे हस्बैंड को पैसा मिल जाना चाहिए, ऐसा। ऑन द हैपनिंग ऑफ एन इवेंट कवर्ड अगेंस्ट इज नोन एज, बोलो, डेथ इंश्योरेंस, सेविंग्स फॉर फ्यूचर, लाइफ इंश्योरेंस, प्रोविडेंट फंड, क्या है? टेल मी द आंसर फास्ट। क्यों शांत हो गए रे भाई? अरे आवाज आ रही है ना, यस और नो? आ रही है ना, तो क्या प्रॉब्लम है? एक कॉन्ट्रैक्ट किया है तुमने एक कॉन्ट्रैक्ट किया है बेटा, जहां पे आपको एक फिक्स अमाउंट मिलने वाला है, ठीक है। ऑन द हैपनिंग, अगर कुछ हो गया तो, ऑन द हैपनिंग ऑफ एन इवेंट कवर्ड अगेंस्ट, कुछ हो गया तो आपको एक फिक्स अमाउंट मिलने वाला है, क्या है वो? आंसर देख के नहीं बताएंगे, बिल्कुल देखना नहीं है आंसर, बोलो। ऑन द हैपनिंग ऑफ एन इवेंट, गाइस अगर मेरा एक्सीडेंट हुआ तो भी मेरे को पैसा मिलेगा ना, तो जरूरी थोड़ी ना कि डेथ होने की जरूरत है तभी पैसा मिलेगा, समझ रहे हो क्या? सिर्फ और सिर्फ डेथ के केस पे ही पैसा मिलेगा क्या? कुछ एक्सीडेंट हो गया या कुछ हो गया तो भी पैसा मिल जाएगा, तो क्या है वो? इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, यस करेक्ट आंसर। सेविंग कर रहे हो फ्यूचर की? नहीं, क्योंकि यहाँ पे आप अमाउंट आपको मिल रहा है, ठीक है, आपको मिल रहा है, आपके नॉमिनी को मिल रहा है। कवर्ड अगेंस्ट, कवर्ड अगेंस्ट मतलब अगर कुछ हुआ तो, कवर्ड अगेंस्ट मतलब अगर कुछ हुआ तो, ठीक है। तो योर करेक्ट आंसर इज लाइफ इंश्योरेंस। डन एवरीवन, चलो यार आ जाओ फटाफट से कहता है। इंश्योरेंस कंपनी ने कलेक्ट किया है एक फिक्स अमाउंट, एक फिक्स अमाउंट उसने कलेक्ट किया है फ्रॉम द कस्टमर एट फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड एज डैश, बोलो, ईएमआई, इंस्टॉलमेंट, कंट्रीब्यूशन या फिर प्रीमियम। कौन सी कंपनी? इंश्योरेंस कंपनी। ये तो लोन के केसेस में होती है भाई बात, कंट्रीब्यूशन नाम का अभी फिलहाल यहाँ कुछ नहीं। कंट्रीब्यूशन मतलब होता है अगर मैंने कोई गुड्स सेल किया है तो उसके अगेंस्ट में मेरे को जो पैसा मिला है दैट विल बी माय कंट्रीब्यूशन। तो मेरा करेक्ट आंसर विल बी डी, ठीक है, डी इज योर करेक्ट आंसर, प्रीमियम। ओके, फॉलोइंग आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस। कौन से डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस है? लाइफ इंश्योरेंस सुना है, हेल्थ इंश्योरेंस मैंने एक लेक्चर में आपको अच्छी तरह से बताया था, याद आ रहा है? लाइबिलिटी इंश्योरेंस वो भी सुना है। तो ऑल ऑफ द थ्री, ठीक है। बाय टेकिंग, फोर्थ वाला पार्ट कर रहे हैं हम लोग, फोर्थ क्वेश्चन में आगे बढ़ रहे हैं। बाय टेकिंग एन इंश्योरेंस, इंश्योरेंस कर लेने के बाद में एक इंडिविजुअल, ठीक है, अगर मान लीजिए हमने इंश्योरेंस लिया है, रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ एन एक्सीडेंट, सिर्फ और सिर्फ एक्सीडेंट, क्या रिड्यूसेस द कॉस्ट ऑफ एन एक्सीडेंट, सिर्फ कॉस्ट, ट्रांसफर द रिस्क टू समवन एल्स, ये हो सकता है, बट फोर्थ वाला पढ़ते, अगर फोर्थ वाला सही नहीं है तो फिर ये हो जाएगा, कन्वर्ट द पॉसिबिलिटी ऑफ लार्ज लॉस टू सर्टेन स्मॉल वन। फोर्थ वन इज द करेक्ट आंसर, कि आप एक्सीडेंट हो गया, रिस्क हो गया, ये सब छोड़ो, आपको जो भी कुछ लार्ज हैवी लॉस होने वाला है उसको आप वो लार्ज लॉस को स्मॉल वन में कन्वर्ट कर सकते हो। समझ में आ रहा है? तो योर डी इज योर करेक्ट आंसर। एवरी वन ऑफ यू, एनी डाउट्स टू एनी बडी? डन, पक्का, यस एब्सोल्युटली करेक्ट, डी इज योर करेक्ट आंसर। चलो अच्छा, ये लो क्वेश्चन हमने बहुत बार इस तरह के किए हैं, इसका मैं आपको करेक्ट सॉल्यूशन बता देती हूँ। इसका सॉल्यूशन है सी वाला पार्ट, ठीक है, और बहुत सारे क्वेश्चन कर लेगा, इतना नो मोर प्रैक्टिकल क्वेश्चन, ठीक है। चलो आ जाओ, पॉइंट नंबर 6। इन एन ऑर्डिनरी एन्युटी इमीडिएट पेमेंट और रिसीट ऑकर एट एंड या बिगनिंग, बोलो ना जल्दी से, इमीडिएट बोल रहा है, ऑर्डिनरी एन्युटी मतलब एन्युटी इमीडिएट, एन्युटी इमीडिएट मतलब बोला तो एंड, ठीक है। अमाउंट ऑफ मनी टुडे, आज की जो अमाउंट है, इज इक्वल टू सीरीज ऑफ पेमेंट इन फ्यूचर, बोलो।
अमाउंट, क्वेश्चन अच्छे से रीड आउट करना, अमाउंट ऑफ मनी टूडे विच इज इक्वल टू सीरीज ऑफ पेमेंट इन फ्यूचर इज कॉल्ड, आज की वैल्यू क्या बोलते हैं उसको, प्रेजेंट वैल्यू। समझ में आ रहा है? अरे आज की वैल्यू को क्या बोलोगे, प्रेजेंट वैल्यू, फ्यूचर की वैल्यू अलग, आज की वैल्यू अलग। समझ में आ रहा है एवरी वन ऑफ यू? यस, ओके। रेंटल पेमेंट फॉर एन अपार्टमेंट इज एन एग्जाम्पल ऑफ। अब सुनो रे भाई, मैंने आपको रेंट का एग्जाम्पल दिया तो था, ठीक है, बट वो मैंने आपको समझाने के लिए दिया था। नाउ अभी वो क्या है एग्जैक्टली अब मुझे आप वो बताओ। अगर आपने रेंटल पेमेंट किया है, रेंट का पेमेंट कर रहे हो आप, तो मुझे बताओ ना रेंट पेमेंट का एन्युटी क्या होता है गाइस? एन्युटी क्या होता है पहले मुझे इतना बता दो। एन्युटी क्या होता है? फिक्स अमाउंट आप दे रहे हो, फिक्स पीरियड के लिए दे रहे हो। अगर मेरा पीरियड, समझ रहे हो, रेंट, मेरा कुछ पैसा जमा नहीं हो रहा है वहां पे, मेरा कुछ पैसा जमा नहीं हो रहा है वहां पे, समझ रहे हो, अक्यूमुलेट होना चाहिए एन्युटी में, पैसा जमा होना चाहिए 3 साल 4 साल 5 साल तक। अगर मैं फिक्स अमाउंट दे रही हूँ, ठीक है, तो अगर फिक्स पीरियड के लिए दे रही हूँ और फिक्स सम दे रही हूँ, तो वो क्या हो जाएगा हमारा एन्युटी। और जो हमारी लास्ट में मिलेगी 4 साल बाद 5 साल बाद, वो क्या हो जाएगा हमारा अक्यूमुलेटेड अमाउंट। यस और नो? अब मुझे एक बात बताओ ना, रेंट में आपको कुछ पैसा मिलता है क्या? नहीं। तो मुझे एक बात बताओ, रेंट आप कब तक भरते हो? तो मुझे बताओ वो एन्युटी ड्यू या ऑर्डिनरी एन्युटी हुआ क्या? ये तो क्रॉस नहीं हो गया। इंस्टॉलमेंट हुआ क्या? ये तो लोन के केस में होता है, ये तो हुआ ही नहीं। परपेचुटी हुआ क्या? मैम परपेचुटी कैसे? अरे गाइस ऐसा समझो ना कि रेंट जो है आपका कंटिन्यूस शुरू है, रेंट कब तक भरने का है वो नहीं पता, जब तक रहने का है तब तक भरने का। तो परपेचुटी इज योर करेक्ट आंसर। डन एवरीवन? आपको एग्जाम्पल्स लेके मुझे कैसे तो भी समझाना था कि भाई अगर पीरियड के शुरू में देते हो या पीरियड के एंड में देते हो, तो वो होगा आपका एन्युटी मीटेड। इसलिए मैंने वैसा एग्जाम्पल बताया था। कंसेप्ट समझ में आ रहा है अभी? परपेचुटी क्यों हो रहा है आंसर? एवरीवन? कोई अक्यूमुलेटेड अमाउंट नहीं होती ना रेंट के केस में। आई होप कंसेप्ट अभी क्लियर हो रहे होंगे और नाउ यू कैन ग्रैब द पॉइंट विच आई एम सेइंग। यस? कंफ्यूजन हो रहा है क्या कुछ? एक ही चीज ध्यान रखना, रेंट के केस में कुछ पैसा जमा कर रहे हो क्या तुम रेंट ओनर के पास में, कि उसको दे रहे हो? इट्स एन आर एक्सपेंस, वो अपना खर्चा है। अक्यूमुलेट इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं है, ठीक है, ना कि लोन लिया ना कि अपन ने इन्वेस्टमेंट किया, ठीक है। यस, ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 9। डैश इज अ सीरीज ऑफ कांस्टेंट कैश फ्लोज, कांस्टेंट मतलब एक अमाउंट, फॉर अ लिमिटेड टाइम पीरियड। क्या होता है वो? प्रेजेंट वैल्यू तो आज की वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू तो बाद की वैल्यू, परपेचुटी जिंदगी भर, लेकिन उन्होंने बोल दिया लिमिटेड टाइम पीरियड, तो एक ही आंसर है एन्युटी। लिमिटेड टाइम पीरियड एन्युटी, ठीक है, ओके। अ रिटायरमेंट एन्युटी, एक रिटायरमेंट एन्युटी इज पर्टिकुलरली अट्रैक्टिव टू समवन। एक रिटायरमेंट एन्युटी जो है वो पर्टिकुलरली अट्रैक्टिव होती है समवन हु हैज। मुझे एक बात बताओ ना, लाइक अगर अभी से हमने क्या किया, नाउ वी आर नॉट इनटू एनी गवर्नमेंट जॉब, ठीक है, तो मुझे तो ऐसा कुछ रिटायरमेंट के बाद में कुछ एक फिक्स अमाउंट तो मिलने वाला नहीं है। तो व्हाट आई विल डू, मैं रिटायरमेंट प्लान्स वगैरह में इन्वेस्ट करूंगी। क्यों करूंगी? क्या थॉट प्रोसेस होगा हमारा? मैंने मान लो ऐसे किया, मैंने 50 ईयर्स, आज से 50 साल पहले, 50 साल बाद का, ठीक है, जो मेरी अभी एज है, मान लो मेरी अभी एज 20 मानो, तो 50 साल बाद की एज, 50 साल बाद मुझे इतना पैसा मिलना चाहिए, ऐसे मैंने इन प्लान में इन्वेस्ट किया है। तो मेरे माइंड में एक थॉट प्रोसेस है कि मैं, देयर इज अ चांस ऑफ हाई लॉन्गेटिविटी। सीवियर इलनेस होगा क्या? कुछ भी। रिस्क ऑफ लो लॉन्गेटिविटी, कुछ भी, मतलब अरे मैं 50 साल रहूंगी तभी तो मेरे को पैसा मिलेगा। लार्ज फैमिली, कुछ भी। समझ में आ रहा है? 4th वन इज योर करेक्ट आंसर। एवरीवन कंसेप्ट समझा? यस, बोलो 10th वाला पार्ट समझा क्या? यू हैव अ माइंडसेट और पर्सपेक्टिव कि भाई हम लंबा रहेंगे, 50 सालों तक रहेंगे, तो 50 साल बाद में मेरे, जब मैं बुढ़े हो जाएंगे, हमारे हाथ पैर काम नहीं करेंगे, तब हमें इतना इतना पैसा मिलना चाहिए। यस, चांस ऑफ हाई लॉन्गेटिविटी। यस, ओके। ये देखो यहाँ पे इसका सॉल्यूशन दिया है भाई, ठीक है, जो क्वेश्चन अभी हमने छोड़ा उसका सॉल्यूशन दिया है आपको। ओके, चलो यार जल्दी जल्दी से। एन इंस्टॉलमेंट ऑफ मनी पेड फॉर इंश्योरेंस क्या होता है हमारा?
बोलो ना। प्रीमियम, इंश्योरेंस कंपनी को क्या देते हो आप? प्रीमियम। जनरल इंश्योरेंस कवर ऑल रिस्क एक्सेप्ट लाइफ इंश्योरेंस। जनरल इंश्योरेंस अलग होता है, लाइफ इंश्योरेंस अलग होता है, ये मैंने आपको बताया था। लाइफ जनरल इंश्योरेंस क्या, जो लाइफ इंश्योरेंस नहीं है, ठीक है। वैल्यू ऑफ इंश्योर्ड प्रॉपर्टी इज नोन एज पॉलिसी वैल्यू। वैल्यू ऑफ इंश्योर्ड प्रॉपर्टी, इंश्योर्ड प्रॉपर्टी बोला तो क्या, एक मिनट, वैल्यू ऑफ इंश्योर्ड प्रॉपर्टी बोल रहा है। ओके, तो ये अलग हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपने जो प्रॉपर्टी इंश्योर्ड की है, मान लो आपने जो प्रॉपर्टी, वैल्यू ऑफ इंश्योर्ड प्रॉपर्टी, मान लो आपने ना आपकी 10 लाख रुपए की जो लैंड है आपने उसको इंश्योर्ड कर लिया, या 10 लाख रुपए की बिल्डिंग को इंश्योर कर दिया, तो वो क्या हो गया आपका प्रॉपर्टी का वैल्यू। अ पोर्शन ऑफ प्रॉपर्टी वैल्यू टू इंश्योर्ड वैल्यू इज कॉल्ड डैश। वो प्रॉपर्टी की वैल्यू में से, वो प्रॉपर्टी की जो वैल्यू है 10 लाख रुपए में से, या बिल्डिंग की जो वैल्यू है, ठीक है, उसका कुछ पोर्शन जो इंश्योर्ड है उसको क्या बोलोगे आप? बोलो। अरे ज़रूरी थोड़ी ना इस पूरे 10 लाख का मैंने इंश्योरेंस करवाया है, प्रॉपर्टी की वैल्यू का ऐसा हो सकता है मैंने 5 लाख का इंश्योरेंस कराया, तो ये 5 लाख को क्या बोलोगे? पॉलिसी की वैल्यू, ठीक है। द पर्सन हु रिसीव्स एन्युटी, जिसको एन्युटी मिलती है उसको बोलते हैं एन्यूटेंट। उसको क्या बोलते हैं? एन्यूटेंट। द पेमेंट ऑफ ईच सिंगल एन्युटी इज नोन एज, अरे हर एक सिंगल एन्युटी को सी बोलते हैं ना, सी। उसको क्या बोलते थे हम बार बार? इंस्टॉलमेंट। लिखो ना फिर इंस्टॉलमेंट। द इंटरवीनिंग टाइम बिटवीन पेमेंट ऑफ 2 सक्सेसिव इंस्टॉलमेंट, ये एक इंस्टॉलमेंट और ये दूसरा इंस्टॉलमेंट, इन दोनों के बीच में आपको पास 1 मंथ है, अगले महीने पेमेंट कर देना, तो ये कौन सा पीरियड हो गया? पेमेंट पीरियड हो गया, पेमेंट करने का पीरियड हो गया। यस और नो? नेक्स्ट मंथ वापस से पेमेंट करना है। एन एन्युटी वे पेमेंट्स कंटिन्यू फॉर एवर। हाँ, अब यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे कुछ एक कंसेप्ट मुझे आपको बताना है। 3 कंसेप्ट है हमारे नोट्स में। अगर जो पेमेंट है वो चलता ही रहेगा तो वो क्या हो जाएगा? ये सब बता दिया मैंने आपको, है ना? हाँ, अ परपेचुअल एन्युटी इज कॉल्ड अ परपेचुटी promises to pay certain amount of money to its owner forever। अगर मैंने मेरे ओनर को प्रॉमिस किया है कि मैं तुम्हें जिंदगी भर पैसा दूंगी, जब तक मैं हूं तब तक मैं यही घर में रहने वाली हूँ और मैं आपको पेमेंट करने वाली हूँ, तो क्या हो जाएगा वो? परपेचुटी। परपेचुटी मतलब इनफाइनाइट पीरियड ऑफ टाइम, इनफाइनाइट पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, एवरीवन समझ में आ रहा है कंसेप्ट? ओके। अच्छा, एक बात और देख लो यहाँ पे, एन्युटी सर्टेन क्या होती है? एन्युटी सर्टेन जहां पे आप एक फिक्स पीरियड ऑफ टाइम के लिए पैसा इन्वेस्ट करते हो, एन्युटी सर्टेन। और कंटिजेंट एन्युटी क्या होती है? बस इतना ही जरूरी है, ज़्यादा कुछ जरूरी नहीं है। फिक्स पीरियड बोला तो 10 साल, 15 साल, 20 साल, एन्युटी सर्टेन। और कंटिजेंट एन्युटी क्या होती है? गाइस, कंटिजेंट मतलब आपने अकाउंट्स में कंटिजेंट लाइबिलिटी सुनी होगी, ऐसी लाइबिलिटी जो कोई इवेंट के होने या ना होने पे डिपेंड होती है। तो वैसी कंटिजेंट एन्युटी मतलब ऐसा एन्युटी, बोलो, ऐसा एन्युटी जो कोई इवेंट के होने या ना होने पे डिपेंड करता है ना? तो वो क्या हो जाएगा? विच डिपेंड्स अपॉन एन इवेंट, वो कोई इवेंट के ऑकरेंस पे डिपेंड करता है, उसे हम लोग बोलते हैं कंटिजेंट एन्युटी। ठीक है, बस इतना ही इंपॉर्टेंट था, बाकी कुछ भी नहीं। बाकी वी हैव कवर्ड ईच एंड एवरी कंसेप्ट। ये सिर्फ ऑब्जेक्टिव में पूछते हैं और ज़्यादा कहीं कुछ काम नहीं है उसका। इफ पेमेंट, हाँ चलो आ जाओ, ऐसा एन्युटी बताओ जहां पे जो पेमेंट है वो फॉर एवर कंटिन्यू रहेंगे। बोलो, परपेचुटी। क्या है वो? परपेचुटी। स्पेलिंग ध्यान रख लेना, ठीक है। इफ पेमेंट, अगर पेमेंट कोई एन्युटी कार्ड फॉल ड्यू एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी पीरियड, बिगनिंग एन्युटी ड्यू, और एट द एंड ऑफ एवरी पीरियड एन्युटी इमीडिएट। डन? समझ में आया? देख लो यार, कोई भी डाउट है फिलअप्स में तो पूछ लो अभी भी। यस, बढ़ू? आगे बढ़े क्या हम लोग? ओके, चलो लास्ट क्वेश्चन।
स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू और फॉल्स। सिर्फ आपको ट्रू और फॉल्स बताना है और कुछ भी नहीं। जनरल इंश्योरेंस कवर लाइफ इंश्योरेंस, भाई ये तो सरासर गलत है। जनरल इंश्योरेंस वो जो लाइफ नहीं है, फॉल्स। ऐसा अमाउंट ऑफ क्लेम कैन नॉट एक्सीड द अमाउंट ऑफ लॉस, ऑब्वियसली जितना लॉस हुआ है उतना ही तो क्लेम करोगे, तो ये क्या है, ट्रू है। एक्सीडेंट इंश्योरेंस हैज अ पीरियड ऑफ 5 years, ऐसा कभी नहीं पड़ा, तो लिख दो फॉल्स। द प्रीमियम इज द अमाउंट पेड टू द इंश्योरेंस कंपनी एवरी मंथ, हर एक महीने में, क्या एवरी मंथ, ऑब्वियसली ना। अमाउंट पेड टू द इंश्योरेंस कंपनी, प्रीमियम की बात बोला है उसने, प्रीमियम इंश्योरेंस कंपनी को देते हैं क्या आप लोग, हर एक महीने देते हो क्या, हाँ जी, या जो भी आपका पीरियड होगा, ठीक है, तो ये ट्रू हो जाएगा। द पेमेंट ऑफ एवरी एन्यूटी, दिया आंसर दिया, चिंता ना करो। द पेमेंट ऑफ एवरी एन्यूटी इज कॉल्ड एन इंस्टॉलमेंट, क्या हर एक एन्यूटी के पेमेंट को इंस्टॉलमेंट बोलते हैं क्या? बोलो, ट्रू ऑब्वियसली, और क्या बोलते हैं, सी तो बोलते हैं उसको, ठीक है। अच्छा, द एन्यूटी सर्टेन, अभी एन्यूटी सर्टेन बता बेटा मैंने आपको, एन्यूटी सर्टेन वहाँ पे क्या होता है, फिक्स डेट होता है, और फिक्स डेट एंड एंड्स वेयर एन इवेंट हैपन्स, यस ट्रू, ठीक है। एन्यूटी कंटिजेंट बिगिंस एंड एंड्स ऑन सर्टेन फिक्स डेट, ना, ये तो ऑकरेंस ऑफ एन इवेंट पे है, तो ये तो फॉल्स हो गया। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन एन्यूटी इज द सम ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल इंस्टॉलमेंट्स, ऑब्वियसली ट्रू। प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है, आपने जितने नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट पे किए हैं उन सब का आज की वैल्यू निकालो, वो क्या हो गया आपका, प्रेजेंट वैल्यू हो गया। फ्यूचर वैल्यू क्या है, अक्यूमुलेटेड वैल्यू, हाँ जी एकदम सही। फ्यूचर वैल्यू क्या है, फ्यूचर वैल्यू, एक सेकेंड रुको, फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन एन्यूटी इज कॉल्ड द अक्यूमुलेटेड वैल्यू ऑफ ऑल इंस्टॉलमेंट्स। टेल मी, ये बता दो। ये क्या हो गया हमारा, फॉल्स हो गया, ठीक है। और जो सिंकिंग फंड इज सेट असाइड एट द बिगनिंग ऑफ अ बिजनेस, जो सिंकिंग फंड है उसको हम लोग असाइड रखते हैं एट द बिगनिंग ऑफ द बिजनेस, बिजनेस के स्टार्टिंग में, यस और नो। अरे सिंकिंग फंड वैसा पैसा है ना जिसको हम लोग कुछ सेट असाइड करते हैं स्टार्टिंग में, यस। इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो ऑब्वियसली बिगनिंग में करोगे, तो ट्रू, डन। So guys, we have finished your chapter number 2, insurance and annuity के each and every concept, each and every question हमने solve किए हैं with your exercise, with your miscellaneous exercise. चलो, till then, bye bye, take care, खुदा हाफिज़, yes, bye everyone, take care, bye bye.